स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास फिज़िकल वर्ल्ड। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं फ़िज़िक्स की। व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? फ़िज़िक्स क्या एक साइंस की ब्रांच है, ये सब लोगों को मालूम है। और क्या है फ़िज़िक्स? फ़िज़िक्स कहते हैं नेचर के बारे में स्टडी करने को और नेचर के बनाए हुए लॉज के बारे में स्टडी करने को। तो व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉज। फॉर एग्जाम्पल, प्लैनेट्स का सन के अराउंड रिवॉल्व होना एक फिजिक्स है। ये क्या है? हम नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। प्लैनेट सन के अराउंड किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, उस स्पीड का पता करना फिजिक्स है। अर्थ के बारे में स्टडी करना फिजिक्स है। अर्थ का मास कैलकुलेट करना फिजिक्स है। अर्थ की रेडियस के बारे में नॉलेज गेन करना फिजिक्स है। मून के बारे में स्टडी करना फिजिक्स है। मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना फिजिक्स है। स्टार्स के बारे में स्टडी करना फिजिक्स है। सन के बारे में स्टडी करना फिजिक्स है। ये क्या हुआ? नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम। यानी जो भी चीज़ हम नेचर में देख रहे हैं उनके बारे में अगर हम कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो वो ऑब्जर्वेशन हमारी फिजिक्स कहलाएगी, राइट। और क्या है? नेचर के लॉज क्या है? जैसे दिन का होना, रात का होना। दिन और रात क्यों होती है, इसके पीछे का लॉजिक पता करना फिजिक्स है, राइट। बारिश का होना, बारिश क्यों होती है, उसके पीछे का लॉजिक का पता करना फिजिक्स है। बारिश की जो ड्रॉप्स है वो कितनी स्पीड से अर्थ के ऊपर आकर गिरती है, उस स्पीड का पता करना फिजिक्स है। तो क्या है फिजिक्स? फिजिक्स नेचर और नेचर के लॉज के बारे में स्टडी करना फिजिक्स है, राइट। तो एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and its laws। क्लियर? अच्छा, दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के बारे में। दो पॉइंट और देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिजिक्स tells us why and how objects treat। फिजिक्स हमें क्या बताती है? फिजिक्स हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों और कैसे ट्रीट कर रहा है। फिजिक्स tells us why and how objects ट्रीट, कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों और कैसे ट्रीट करता है। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। व्हाई एंड हाउ का मतलब, जैसे हमारे पास एक दीवार से कोई एक आयरन की रॉड फिक्स की हुई है। सपोज ये एक आयरन की रॉड एक दीवार से फिक्स की हुई है। अच्छा, हमने क्या किया? हमने इस आयरन की रॉड के ऊपर एक फोर्स लगाया, एक हैमर से। हमने क्या किया? एक हैमर से आयरन की रॉड के ऊपर एक फोर्स लगाया, यानी इस आयरन की रॉड को एक हैमर से हमने हिट किया। क्लियर? हिट करने पर क्या होगा? हिट करने पर हो सकता है कि आपकी आयरन की रॉड बैंड हो जाए। हो सकता है कि आपकी आयरन की रॉड बैंड हो जाए। अच्छा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन राइज होता है कि आयरन की रॉड बैंड क्यों हुई? ये आयरन की रॉड बैंड क्यों हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया। बात समझ में आ रही है? आयरन की रॉड बैंड क्यों हुई? क्योंकि इसके पीछे एक फिजिक्स है। वो फिजिक्स क्या है? वो फिजिक्स ये है कि हमने इस आयरन की रॉड के ऊपर एक बैंड लगाया, इसलिए ये एक फोर्स लगाया, इसलिए ये बैंड हुई। क्लियर? अच्छा, ये आयरन की रॉड कैसे बैंड हुई? ये आयरन की रॉड, हो सकता है कि आयरन की रॉड आपकी 30 डिग्री पर बैंड हुई हो, 40 डिग्री पर बैंड हुई है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, व्हाई एंड हाउ का मतलब आपको समझ में आ रहा है आपको कि आयरन की रॉड बैंड क्यों हुई? क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स लगाना एक फिजिक्स है। दूसरी चीज़, ये आयरन की रॉड बैंड कैसे हुई? ये आयरन की रॉड 30 डिग्री पर बैंड हुई। क्लियर है? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिजिक्स हमें व्हाई एंड हाउ के बारे में भी बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट के। क्लियर? दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज याद रखना, फिजिक्स हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिजिक्स हमें हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की भविष्यवाणी करने में फिजिक्स हमारी हेल्प करती है, प्रिडिक्शन करने में हेल्प करती है। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। सपोज
आपने एक ट्रिप प्लान की। क्या प्लान किया आपने? एक ट्रिप प्लान की। आपने ट्रिप ये प्लान की कि आपको सपोज 10 दिन बाद मनाली जाना है। आपने कहाँ की ट्रिप प्लान की? मनाली की। आपने 10 दिन बाद मनाली जाना है। अच्छा, और सपोज आपके यहाँ से मनाली का जो डिस्टेंस है जहाँ आप रहते हैं, और मनाली का जो डिस्टेंस है आपके यहाँ से, सपोज वो डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस है सपोज 500 किलोमीटर, राइट। अच्छा, और एक चीज़ और आपने पहले से सोच कर रखा है, अगर मैं मनाली जाऊंगा तो अपनी कार से जाऊंगा और उस कार की स्पीड जो रहेगी पूरे रास्ते वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी। आपने क्या सोच रखा है कि मैं अपनी कार कितनी स्पीड से चलाऊंगा? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाऊंगा। क्लियर? तो क्या है हमारा क्वेश्चंस? आपने एक ट्रिप प्लान की, 10 दिन बाद आपको मनाली जाना है, ठीक है। और मनाली आपके यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और आपने ये भी डिसाइड कर रखा है कि मैं स्पीड जो रखूँगा अपनी कार की वो 100 किलोमीटर पर आवर रखूँगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप 10 दिन बाद अगर मनाली जाएंगे तो कितने टाइम में मनाली पहुँच जाएंगे, यानी आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे? फिजिक्स को यूज़ करके। फिजिक्स को यूज़ करके कैसे भाई? सब लोगों को मालूम है, स्पीड इजिकल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? 500 किलोमीटर। टाइम नहीं मालूम, तो टाइम कितना हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? तो टाइम हमारे पास कितना आया? 5 आवर, यानी आप 5 घंटे में मनाली पहुंच जाएंगे। आपने टाइम प्रिडिक्ट कर लिया फिजिक्स को यूज़ करके। तो फिजिक्स हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। चलिए इसको आप नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं और थोड़ी सी और आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं स्कोप के बारे में। फिजिक्स का क्या स्कोप है? स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या स्कोप है? स्कोप में हम देखेंगे कि हमें पूरे साल, पूरे क्लास 11th में, पूरे क्लास 12th में फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। यानी यहाँ पर हम स्कोप के अंदर पूरे साल पढ़ने वाली फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्लियर है बात? तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम बात कर लेते हैं। फिजिक्स को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर हम फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फिजिक्स कितने पार्ट में डिवाइड की गई है? 2 पार्ट में। क्लियर? तो फिजिक्स is divided into 2 parts, फिजिक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट्स है फिजिक्स के? पार्ट फर्स्ट है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स। कौन सा? क्लासिकल फिजिक्स। क्लियर? पार्ट सेकंड है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर है? क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स किसको कहते हैं? पुराने ज़माने की फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। बात समझ में आई? कितने पुराने ज़माने की फिजिक्स? यानी प्री 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से पहले लोग बागों ने नेचर और नेचर के बारे में जो कुछ भी नॉलेज हासिल की, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? वो हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ मॉडर्न फिजिक्स। दूसरी ब्रांच कौन सी है फिजिक्स की? मॉडर्न फिजिक्स यानी नए ज़माने की फिजिक्स। कितने नए ज़माने की फिजिक्स? पोस्ट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बाद जो भी हम नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और करते रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। चलिए अब हम क्लासिकल फिजिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स, हेडिंग लगाएंगे सब लोग, क्लासिकल फिजिक्स। तो व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स? ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स को हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक। यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, इतने बड़े कि हम उनको नेकेड आई से आराम से देख सकते हैं। यानी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्यों कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स को? क्योंकि हम इसमें बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहली चीज़ तो हम ये लिख लेते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। क्लियर?
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम 4 चीज़ों की स्टडी करते हैं। कौन कौन सी 4 चीज़ों की स्टडी? पहली तो हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर चेंज इन टेम्परेचर की, यानी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, वो भी किसका पार्ट है, वो सारी स्टडी किसके अंदर करेंगे? क्लासिकल फिजिक्स के। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे ल्यूमिनस इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस इफेक्ट यानी ब्राइटनेस के बारे में, कि लाइट की जो ब्राइटनेस है, कोई हमारे पास बल्ब कम ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है, कोई ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है, वो भी हम इसके अंदर ही बात करेंगे क्लासिकल फिजिक्स के। चौथी चीज़ हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में भी बात किसमें करेंगे? हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ही बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है चार्ज के बारे में स्टडी करना, यानी चार्ज वार्ज का जो भी कुछ आपको लेना देना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीज़ें हम किस में बात करेंगे? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर 4 चीज़ों की स्टडी करेंगे। कौन कौन सी? चलो लिख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स in which we study about motion of an object, पहली चीज़ क्या हो गई? किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, कॉमा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो भी हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ही बात करेंगे, कॉमा ल्यूमिनस इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की ल्यूमिनस इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ल्यूमिनस इफेक्ट यानी ब्राइटनेस के बारे में, कि कोई बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर रहा है, कोई बल्ब कम ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर रहा है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब चार्ज की स्टडी करना, यानी चार्ज वार्ज का जो भी लेना देना होगा, वो सारी की सारी स्टडी हम कहाँ करेंगे? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर करेंगे। इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम क्लासिकल फिजिक्स को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। चलिए लिख लेते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स कितने पार्ट में डिवाइड की गई है? 4 पार्ट में। लिख लेते हैं। क्लासिकल फिजिक्स is divided into 4 parts। 4 पार्ट्स में हमने क्लासिकल फिजिक्स को डिवाइड किया। तो पार्ट फर्स्ट है हमारा मैकेनिक्स। पार्ट सेकंड है हमारा थर्मोडायनेमिक। पार्ट थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और पार्ट फोर्थ है हमारा ऑप्टिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। चलिए अब मैकेनिक्स का मतलब क्या है, ठीक है। अब मैकेनिक्स के बारे में देख लेते हैं। क्लास 11th के अंदर हमें 80% मैकेनिक्स पढ़नी है और थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है। यानी क्लास 11th में हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी फिजिक्स पढ़नी है? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में भी कौन सी फिजिक्स पढ़नी है? एक तो मैकेनिक्स पढ़नी है और दूसरी थर्मोडायनेमिक्स। तो क्लास 11th का सिर्फ यही पोर्शन है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं मैकेनिक्स में हम कौन कौन से चैप्टर की स्टडी करेंगे और मैकेनिक्स का मतलब है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले मैकेनिक्स को समझेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स को, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, फिर ऑप्टिक्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स का मतलब होता है बच्चा मोशन। मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से मोशन कर रहा है, क्यों मोशन कर रहा है, कब मोशन करेगा, कैसे मोशन करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे? मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स का मतलब क्या है? ओवरऑल मोशन, राइट।
अच्छा, तो मैकेनिक्स जो हमारी स्टार्ट होती है क्लास 11th में, ठीक है, वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होती है। तो चैप्टर नंबर 3 आपको मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 का नाम भी लिख देता हूँ मैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है वो भी हम कहाँ पढ़ेंगे? मैकेनिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर हमें पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होती है हमारी मैकेनिक्स, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी हम कहाँ पढ़ेंगे? मैकेनिक्स के अंदर। फिर चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, मोशन इन आ प्लेन। मोशन इन आ प्लेन, कि कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड यानी 3D में या 2D में किस तरह से मोशन कर रहा है, तो वो भी हम कहाँ पढ़ेंगे? मैकेनिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर हमारे पास है 5th, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, मोशन के लॉज आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, वो भी हम दोबारा से इन डिटेल पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर, है ना। 3 लॉज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉज आपने पढ़े होंगे मोशन के, तो वो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे क्लास 11th के अंदर। फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये भी आपने क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, बट हम क्लास 11th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कोई ऑब्जेक्ट वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी कैसे लॉस हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट उसकी पावर कितनी, यानी वो कितनी जल्दी वर्क कर रहा है। क्लियर। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आता है। चैप्टर नंबर 7 हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कैसे हो रहा है, हमारा फैन किस तरह से रोटेट होता है, ठीक है, हमारी अर्थ सन के अराउंड किस तरह से रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, यानी ओवरऑल यहाँ पर हम रोटेशन के बारे में बात करेंगे। फिर हमें ये सारे के सारे हमें चैप्टर किस में पढ़ने? मैकेनिक्स में, और भी पढ़ने हैं, ठीक है। 80% मैकेनिक्स पढ़नी है भाई क्लास 11th में। फिर हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी हमें क्लास 11th में ही पढ़ना है, आपने थोड़ा सा 9th में इसको पढ़ा होगा। फिर चैप्टर नंबर 9th, चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कि कोई सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर हम किसी सॉलिड को स्ट्रेच करेंगे, खींच रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसकी शेप कैसे चेंज हो रही है, उसके साइज़ कैसे चेंज हो रहा है, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ स्टडी करेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। यहाँ से आपकी सेकेंड वॉल्यूम स्टार्ट हो जाती है NCERT की सेकेंड बुक क्लास 11th की फिजिक्स की, राइट। फिर हमें बात करना है चैप्टर नंबर 10th, वो भी हम मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड के बारे में बात करेंगे कि कोई फ्लूइड किस तरह से फ्लो हो रहा है। कोई फ्लूइड थिन होता है, कोई थिक होता है, तो कोई पतला फ्लूइड होता है, कोई गाढ़ा फ्लूइड होता है, ठीक है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये सारी चीज़ें, यानी फ्लूइड के बारे में ओवरऑल हमें बात करनी है, डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर को। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, 12, 13 मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर चैप्टर नंबर 14 हमें पढ़ना है मैकेनिक्स के अंदर। NCERT के अकॉर्डिंग मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ कि आपको मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 14 है हमारा ऑसिलेशन, कि कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कैसे कर रहा है ना, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, ऑसिलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्लियर। फिर हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 15 की, वेव के बारे में। चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास वेव के बारे में, साउंड वेव के बारे में हम बात करेंगे कि साउंड किस तरह से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये हुआ मैकेनिक्स का पोर्शन, आप इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद हम क्लासिकल फिजिक्स की सेकंड ब्रांच यानी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको नोट कीजिएगा जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड ब्रांच देख लेते हैं अब हम, थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर। सेकंड ब्रांच कौन सी है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। सेकंड ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स, यानी इसमें हम बात करेंगे ओवरऑल टेम्परेचर के बारे में, हीट से रिलेटेड बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है ना,
कैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, यानी यहाँ पर हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कुल मिलाकर। तो इसमें हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं जो मैंने अभी छुटवाए थे, 11, 12 एंड 13। तो इसमें हमें चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल मतलब हीट, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बात करनी है। फिर चैप्टर नंबर 12 हमें यहाँ पर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 का नाम ही थर्मोडायनेमिक्स है। क्या है? थर्मोडायनेमिक। ठीक है, इसमें भी हमें हीट से रिलेटेड बातें करनी है। फिर चैप्टर नंबर हमें 13 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल किस तरह से, ठीक है, किस तरह से ट्रैवल करते हैं, उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हमें कहाँ पढ़ना है, वो चैप्टर नंबर 13 में है। ठीक है, तो तीसरी ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं। क्लासिकल फिजिक्स की तीसरी ब्रांच कौन सी है हमारे पास? तीसरी ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिंपल मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज, यानी यहाँ पर हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। अच्छा, चार्ज की स्टडी भी हम 2 तरह से कर सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम रेस्ट चार्ज की स्टडी करते हैं। किसकी? रेस्ट चार्ज की। स्टडी का मतलब रेस्ट और इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, यानी रुके हुए चार्ज की स्टडी करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर हम मूविंग चार्ज की स्टडी करेंगे, यानी यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा होगा, डायनेमिक कंडीशंस में होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हम कहाँ स्टडी करेंगे? क्लास 12th में ही इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, चौथी ब्रांच है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स की ऑप्टिक्स का सिंपल मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, यानी लाइट के बारे में जो भी हम स्टडी करेंगे वो कहाँ करेंगे? ऑप्टिक्स के अंदर। अच्छा, लाइट की स्टडी भी 2 तरह से करते हैं, इसीलिए हम ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास इसका पार्ट फर्स्ट है रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के पार्टिकल नेचर की स्टडी करेंगे। किसकी? पार्टिकल नेचर की स्टडी करेंगे। क्लियर? और दूसरा पार्ट है ऑप्टिक्स का वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव नेचर की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हुई हमारी खत्म क्लासिकल फिजिक्स। अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए, तो मॉडर्न फिजिक्स शुरू करते हैं अब हम, यानी फिजिक्स की सेकंड ब्रांच कौन सी है? मॉडर्न फिजिक्स यानी नए ज़माने की फिजिक्स। कितने नए ज़माने की फिजिक्स? 19वीं सेंचुरी के बाद की फिजिक्स। ठीक है, तो दूसरी ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स की मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये हमारे पास न्यू ज़माने की फिजिक्स, यानी पोस्ट 19वीं सेंचुरी के बाद लोग बागों ने जो भी नेचर के बारे में ऑब्जर्वेशन की, वो सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ स्टडी करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स को हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स भी कहते हैं और क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल की स्टडी करते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं। ठीक है, जिनको हम अपनी नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, लाइक एटम, न्यूक्लियस। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक और क्वांटम फिजिक्स। क्लियर? इन विच we study about atom and their structure ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन भी हम क्लास 12th में ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th में मॉडर्न फिजिक्स हमें नहीं पढ़नी। अच्छा, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं फिजिक्स के बारे में। चलिए, इसको इरेज कर देते हैं। तो फिजिक्स के बारे में हमें और कुछ बातें करनी है, जैसे हम एक्साइटमेंट देखेंगे फिजिक्स के। एक्साइटमेंट क्या है? फिजिक्स को लेकर आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं?
ठीक है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के क्या क्या एक्साइटमेंट है? देखो पहला एक्साइटमेंट क्या है, पहला एक्साइटमेंट आपको पता है, फिजिक्स को यूज करके आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो पहला एक्साइटमेंट है हमारे पास, बाय यूजिंग फिजिक्स वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था आपको कि कैसे प्रिडिक्शन करते हैं फिजिक्स को यूज़ करके, जैसे हमने मनाली वाली ट्रिप का एग्जांपल दिया था, है ना। हमने टाइम कैलकुलेट कर दिया था 10 दिन बाद की ट्रिप का, कितने टाइम में आप पहुंचे थे, 5 आवर में। तो बाय यूजिंग फिजिक्स वी कैन प्रिडिक्ट दी फ्यूचर। दूसरा हमारे पास एक्साइटमेंट है, बाय यूजिंग फिजिक्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने जा रहा हूँ, बाय यूजिंग फिजिक्स, फिजिक्स को यूज़ करके हम न्यू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन perform new experiment, we can perform new experiments, न्यू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी चार्ज की स्टडी की, चार्ज की स्टडी करते करते हमें पता चला अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो वो करंट जनरेट कर रहा है, रास्ते में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है करंट। अच्छा, करंट की स्टडी करते करते जैसे ही करंट की डिस्कवरी हुई तो हमें करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा। करंट को यूज़ करके हम फ़ैन चला सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं। तो हम चाहते थे कि करंट हमें कंटिन्यूसली मिले, तो हम फिज़िक्स को और डिटेल में पढ़ना चालू कर दिया। तो हमने वहीं फिज़िक्स को स्टडी करते करते हमने जनरेटर बना दिया। ठीक है, तो हमने जनरेटर किया हुआ, एक न्यू एक्सपेरिमेंट हुआ, तो फिज़िक्स को यूज़ करके हम न्यू एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा एक्साइटमेंट है हमारे पास, बाय यूजिंग फिजिक्स we can understand daily life phenomena, फिजिक्स को यूज करके हम डेली लाइफ फिनोमिनास को भी समझ सकते हैं ना, कि ये दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है ना, ये बाइक कैसे जा रही है सड़क के ऊपर, कितनी स्पीड से जा रही है। तो फिजिक्स को यूज़ करके हम डेली लाइफ फिनोमिनास को भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये थे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अच्छा, अब हम न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की बारे में बात करते हैं। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये भी आपका एनसीईआरटी का एक छोटा सा टॉपिक है, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, न्यू फिजिक्स गिव्स राइज न्यू टेक्नोलॉजी and need of technology gives rise new physics। पहले समझिए इसको, न्यू फिजिक्स गिव राइज न्यू टेक्नोलॉजी, यानी नई फिजिक्स से नई टेक्नोलॉजी की बर्थ होती है। एंड नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत से न्यू फिजिक्स की बर्थ होती है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं एक एक एग्जाम्पल से। न्यू फिजिक्स गिव राइज न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फिजिक्स से न्यू टेक्नोलॉजी की बर्थ कैसे होती है। जैसे हमने फिजिक्स पढ़ा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, हमारे पास एक फिजिक्स है। ठीक है, चार्ज की स्टडी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करते करते हमें पता चल गया अगर कोई चार्ज कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो रास्ते में एक वाइब्रेशन जनरेट कर रहा है, यानी करंट बना रहा है, यानी करंट। अब हमें चाहिए था करंट कंटिन्यूसली चाहिए था, तो करंट कंटिन्यूसली चाहिए था, हमने और स्टडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो हमने क्या बना दिया, जनरेटर। तो जनरेटर क्या हुआ, एक टेक्नोलॉजी हुआ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करते करते हमने क्या बनाया, जनरेटर। जनरेटर क्या है, टेक्नोलॉजी। जनरेटर हमारे पास एक टेक्नोलॉजी, यानी फिजिक्स ने किसको बर्थ दी, टेक्नोलॉजी को बर्थ थी। अब इसका रिवर्स भी समझ लेते हैं, वाइस वर्सा है।
अब नीड ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की नीड से न्यू फिजिक्स की बर्थ कैसे होती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास स्टीम इंजन थे पहले, स्टीम इंजन जो है इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। अच्छा, स्टीम इंजन में हमने देखा उसमें वहाँ पर कुछ हीट से रिलेटेड बातें होती थी, तो हमने स्टीम इंजन को समझने के लिए हीट की स्टडी करनी चालू कर दी, यानी टेम्परेचर के बारे में स्टडी करनी चालू कर दी। और टेम्परेचर की हीट की स्टडी करते 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 हमने हीट को इतना ब्रॉडली पढ़ लिया कि हीट की एक पूरी ब्रांच बना दी। उसको हमने क्या कहा, थर्मोडाइनमिक्स। अभी हमने आपको बताया था थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, यानी हमने स्टीम इंजन की स्टडी करते 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 थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच बना दी। ये क्या हुआ हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फिजिक्स यानी। और स्टीम इंजन क्या था हमारे पास, एक टेक्नोलॉजी, यानी हम टेक्नोलॉजी से न्यू फिजिक्स की भी बर्थ हो सकती है। फिर थर्मोडायनेमिक्स की हमने और फर्दर स्टडी की, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते 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 हमने क्या बना दिया, हीट इंजन बना दिया, हीट इंजन बना दिया। और हीट इंजन की फिर से स्टडी करते करते हमने डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन ये बना दिए। यानी फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं फिजिक्स की। चलिए अब हम फिजिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे। फिजिक्स के दो बेसिक प्रिंसिपल है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के दो बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से, चलिए देखते हैं। हेडिंग लगाएंगे आप, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिजिक्स का यूनिफिकेशन। व्हाट इज यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन का मतलब आप समझ रहे हैं इस वर्ड से, यूनी मतलब यूनाइटी, है ना। यानी यूनिफिकेशन का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं, यूनिफिकेशन आप समझ लीजिए यूनिटी है। यानी यूनिफिकेशंस है क्या एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूं। यूनिफिकेशंस में हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे फिनोमिनास को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर दें। क्या है यूनिफिकेशन का एग्जैक्टली मीनिंग, कि बहुत सारे फिनोमिनास को हम एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर दे। तो बहुत सारे फिनोमिनास को सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना यूनिफिकेशन कहलाता है। लिख लेते हैं इसको, टू एक्सप्लेन मोर देन, अभी एग्जांपल भी देंगे आपको, मोर देन वन फिनोमिनान by using a single law. To explain more than one phenomena by using a single law is called unification. एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं, जैसे फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का फ्रीली फॉल होना, ठीक है। अच्छा, एक एप्पल का फ्रीली फॉल होना, और दूसरा फिनोमिना कौन सा है हमारे पास, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, प्लैनेट्स का सन के अराउंड मोशन करना। तीसरा फिनोमिना और देखते हैं, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, सैटेलाइट का प्लैनेट्स के अराउंड मोशन करना। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम का स्विंग होना, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द पेंडुलम का स्विंग होना। इन चारों फिनोमिनास को हम सिर्फ और सिर्फ एक लॉ से एक्सप्लेन कर देते हैं। वो लॉ है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन चारों के चारों लॉस को हम एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर देते हैं। इन चारों के चारों लॉ को सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन। अच्छा, इसका एक और हमारे पास प्रिंसिपल है फिजिक्स का, वो इसका अपोजिट है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। वो हमारे पास है रिडक्शनिज्म। क्या है, रिडक्शनिज्म।
तो रिडक्शनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज रिडक्शनिज्म? ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल है हमारे पास रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या है? रिडक्शनिज्म के अंदर हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम की स्टडी करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम की स्टडी स्टेप बाय स्टेप करना, यानी हमारे पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अब उसकी स्टडी एक साथ तो हम उसकी नहीं कर सकते, तो हम उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट की स्टडी करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट की स्टडी करना यानी हम एक बहुत बड़े सिस्टम की अगर स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? हमारा रिडक्शनिज्म। एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है? टू स्टडी अ वेरी लार्ज system in more than one step, एक से ज़्यादा स्टेप में स्टडी करना। ठीक है, क्या कहलाता है हमारा? रिडक्शनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक बाइक है। बाइक एक बहुत बड़ा सिस्टम है। सपोज बाइक आपकी ख़राब हो गई, अब आप उसको ऊपर से देखकर तो ठीक नहीं कर देंगे, ऊपर से तो उसको आप एनालाइज नहीं करेंगे कि इसके अंदर क्या ख़राबी है, ऐसे तो ठीक नहीं करेंगे। तो हो सकता है आपकी बाइक का इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो इंजन की स्टडी करेंगे, है ना। हो सकता है इंजन ठीक हो तो हम दूसरे कंपोनेंट के पास जाएंगे। हो सकता है आपका कार्बोरेटर में दिक्कत आ गई हो, कार्बोरेटर। हो सकता है एयर फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा हो, कार्बोरेटर में कचरा आ गया हो, बाइक आपकी स्टार्ट नहीं हो पा रही हो सकता है कि आपका स्पार्क प्लग ख़राब हो गया हो। यानी इन तीनों फैक्टर को देखेंगे, इन तीनों फैक्टर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मैंने एक जस्ट एग्जांपल के तौर पर, तो हम इन तीनों कंपोनेंट की स्टडी करेंगे। हो सकता है स्पार्क प्लग ख़राब हो तो हम स्पार्क प्लग को चेंज कर देंगे। यानी एक बहुत बड़े सिस्टम की स्टडी हम कैसे कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप। पहले इंजन को चेक करेंगे, कार्बोरेटर को चेक करेंगे, स्पार्क प्लग को चेक करेंगे और दूसरा कंपोनेंट जो भी जिसमें भी गड़बड़ी लगेगी हम उसको चेक करेंगे। यानी बहुत बड़े सिस्टम की स्टडी एक से ज़्यादा स्टेप में करना क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म। नोट कीजिएगा इसको, आगे चलते हैं। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर के अंदर कौन कौन से फोर्स एग्जिस्ट करते हैं? तो हमारे नेचर के अंदर, हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर 4 तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देखो, नेचर के अंदर हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। दुनिया में 4 ही तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जितने भी फोर्स होंगे उनमें से ही कोई एक फोर्स होगा, उन्हीं की वैरायटीज होगी वो। तो हमारे पास कितने फंडामेंटल फोर्सेस है? 4 फंडामेंटल फोर्सेस है ना। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? जल्दी से देख लेते हैं। पहला फोर्स है हमारे पास कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ एक्ट होता है? जल्दी से बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स ये एक्ट होता है न्यूक्लियॉन्स के बीच। न्यूक्लियॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? एटम की न्यूक्लियस के अंदर, यानी प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच एक फोर्स एक्ट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो पहली चीज़ लिख लेते हैं इसके बारे में, कहाँ एक्ट होता है? एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन के बीच, बिटवीन प्रोटॉन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन। अच्छा, देखो किस तरह से। देखो, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो एटम तो ब्रेक हो जाना चाहिए था, बट एटम ब्रेक क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोटॉन को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बांधे रखता है, एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स बांधे रखता है। न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल कर सकते थे, बट न्यूट्रॉन के बीच में एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को क्या कहेंगे हम? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्या है? इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज़, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर लगता है। एटम का न्यूक्लियस होता ही कितना, आप देख भी नहीं पाते। ये तकरीबन 10⁻⁻⁻⁻ मीटर डिस्टेंस पर ये फोर्स एक्ट होता है। ठीक है। ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। देखो, प्रोटॉन
एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, उनके बीच में, चार्ज के बीच में लगने वाले वो फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये क्या है? एक अजीबोगरीब तरह का फोर्स है जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। एक अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ऑलवेज कैसा होता है? ये ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है ये नेचर के अंदर। इसके बारे में 4 बातें आपको याद रखनी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। एक तो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर का, और कहाँ एक्ट होता है? प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन्स के बीच एक्ट होता है। ऑलवेज कैसे नेचर का होता है? अट्रैक्टिव होता है। चलिए दूसरे, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। ठीक है, दूसरे फोर्स की तरफ चलते हैं फटाफट। ये 4 बातें इसके बारे में आपको याद रखनी है हमेशा। दूसरा फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास कैसा फोर्स है? ठीक है, ये फोर्स कहाँ एक्ट होता है? ये एक्ट होता है हमारा 2 चार्जेस के बीच में। कहाँ एक्ट होता है? 2 चार्जेस के बीच में। पहली बात आपको याद रखनी है, एक्ट्स बिटवीन 2 चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, है ना? 2 चार्जेस के बीच में एक्ट होता है। अच्छा, अब 2 चार्ज एक दूसरे को, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो। ठीक है, तो एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं, यानी रिपल्सिव नेचर का हो सकता है। दूसरा, अगर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही नेचर का हो सकता है। इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही नेचर का हो सकता है। दूसरी चीज़, इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ठीक है, 2 चार्ज कहीं भी बहुत डिस्टेंस पर भी रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, इसलिए लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। कहाँ तक लग सकता है? अप टू इनफाइनाइट तक लग सकता है। अच्छा, एक पॉइंट और बात कर लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, लॉन्ग रेंज फोर्स हो सकता है, इट में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है। ठीक है, कहाँ एक्ट होता है? बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक्ट होता है। अच्छा, ये नेचर का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है? सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलिए तीसरे फोर्स की तरफ आते हैं। तीसरा फोर्स है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, ठीक है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो, फिर भी हम इसको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर देख लेते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, ये कहाँ एक्ट होता है? पहली बात कर लेते हैं एक्ट। ये कुछ स्पेशल पार्टिकल के बीच में, आपके पास कुछ स्पेशल एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में एक्ट होता है। एक्ट बिटवीन सम स्पेशल पार्टिकल्स। एग्जाम्पल भी ले लें, पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रिनो एटसेट्रा। ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ये जो पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रिनो, ये एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारे पास जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन होता है उस दौरान ये पार्टिकल्स निकलते हैं तो उनके बीच में एक्ट होता है। ठीक है, ये भी अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों ही नेचर का हो सकता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, और ये सेकंड वीकेस्ट फोर्स कहलाता है नेचर का। क्या है? सेकंड वीकेस्ट फोर्स इन नेचर का सेकंड वीकेस्ट फोर्स है। अच्छा, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है तकरीबन 10⁻⁻16 मीटर तक की डिस्टेंस पर ये एक्ट हो सकता है। ये 3 बातें इसके बारे में याद रखनी है आपको वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। चलिए लास्ट फोर्स कौन सा है? लास्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे आप लोग पहले से जानते हैं उस फोर्स को। कौन सा है फोर्स हमारे पास? लास्ट है 4th नंबर पर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ये एक्ट कहाँ होता है? एक्ट्स बिटवीन 2 मासेस। 2 मासेस के बीच में जो एक्ट होता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दूसरी चीज़, ये इसका नेचर कैसा होता है? ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है।
अट्रैक्टिव इन नेचर। नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अर्थ हमें हर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है ऑलवेज। दूसरी चीज़ ये कैसा होता है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है ना। दो ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से भी, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बहुत दूर से अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, रेंज फोर्स है। कहाँ तक एक्ट हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट तक ये एक्ट हो सकता है। और चौथा पॉइंट इसके बारे में हमें और याद रखना है, ये नेचर का सबसे वीक फोर्स है। इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। एक छोटा सा मैं कंपैरिजन आपको दे सकता हूँ। यहाँ पर ये चारों फोर्स हमारे कंप्लीट हुए। एक छोटी सी बात और कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम में। एक छोटी सी बात, इनको चारों फोर्सेस को हम कंपेयर कर देते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा था हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे लिख देता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारा कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इससे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है हमारा, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। FE लिख देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए। अच्छा, सेकंड वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, सेकंड वीकेस्ट फोर्स हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, WN लिख देता हूँ, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीक फोर्स कौन सा है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, FG। ये रिलेशन आपको याद रखना है। और इनमें एक छोटा सा कंपैरिजन और देता हूँ मैं। सपोज किस तरह से एक दूसरे से कितने स्ट्रांग है, कितने वीक है। सपोज अगर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स मेरे पास 1 न्यूटन का है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे 100 टाइम्स कम वीक रहेगा। समझ में आ रही बात, इससे 100 टाइम्स कम वीक होगा। क्लियर। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 100 गुना कम स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, यानी ये होगा हमारे पास 1/100 न्यूटन का। और वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना होगा, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स तकरीबन 10⁻13 टाइम्स वीक होगा इससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो 1/10⁻13 टाइम्स वीक होगा हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वीक होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, वो तकरीबन 1/10⁻39 टाइम्स वीक होगा। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। इस चैप्टर के अंदर और कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।